Mystery Thriller जीत घोष। Welcome to this podcast. आज की कहानी भूत भी मदद करते हैं, अच्छे भूतों के अच्छे काम। हमने हर वक्त ये अनुभव किया है कि भूत प्रेत आत्माएं जो है हमें क्षति पहुंचाती है, हमारे साथ दुर्घटना घटाती है और कभी कभार हमारे ऊपर आक्रमण भी करती है। लेकिन कभी कभार हमने ऐसी भी घटना सुनी है कि भूत ने हमें मदद किया है, भूत प्रेत आत्माओं ने जो है हमें मुसीबत से बचाया है। आज की कहानी इसी तरह की एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कि प्रवीण जी के साथ उस रात घटी थी जिस रात प्रवीण जी मुसीबत में पड़ गए थे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कई तरह के भूतिया कहानियों का मजा लीजिए। प्रवीण जी की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के वजह से प्रवीण जी को अपने गांव से दूर, अपने घर से दूर शहर में काम करने के लिए जाना पड़ा। और प्रवीण जी के जीवन में बहुत ही दुख था, क्योंकि प्रवीण जी की जो पत्नी थी उनकी मौत हो चुकी थी। प्रवीण जी का कोई अपना था तो प्रवीण जी की अपनी एक लौती बेटी थी, जो कि प्रवीण जी के गांव के घर में प्रवीण जी के मम्मी के साथ रहती थी। प्रवीण जी का आंखों में बहुत सपना था अपने बेटी को लेके कि वो अपने बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उसे दुनिया की हर खुशियां को देंगे और हर मुसीबत में जो है एक अच्छे पिता की तरह अपने बेटी के पास में खड़े होंगे और उसे सपोर्ट करेंगे। इसीलिए जो है प्रवीण जी अपने आर्थिक स्थिति के खराब होने के वजह से अपने आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए दिन रात जो है शहर में मेहनत करते थे और एक कंपनी में नौकरी करते थे। प्रवीण जी ड्यूटी में जाने से पहले अपनी लौती लड़की के साथ बात करते थे फोन में और उसका हालचाल लेते थे। ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद जब प्रवीण जी थक हार के घर लौटते थे, तब भी जो है वो अपने बेटी से फोन करके जो है बातचीत करते थे और दूर होते हुए भी करीब होने का महसूस करते थे। एक दिन प्रवीण जी ने अपने बेटी को फोन लगाया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय था कि कई बार फोन करने के बाद भी जो है उसके बेटी ने जो है फोन को उठाया नहीं। प्रवीण जी बहुत ही चिंतित हो गए थे, क्योंकि जनरली एक दो बार फोन करने से ही उसकी बेटी जो है फोन को पिकअप कर लेती थी। लेकिन आज को पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि उसकी लड़की को 10 बार फोन करने के बाद भी जो है एक बार भी लड़की जो है उसके फोन को नहीं उठाई थी। प्रवीण जी मन ही मन बहुत ही चिंता करने लगे कि क्या हो गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं मेरी बेटी बीमार तो नहीं पड़ गई, या फिर कुछ दुर्घटना अघटन तो नहीं घट गई। तो फिर प्रवीण जी ने उनके घर के बगल में जो मौसी रहती थी उन मौसी को फोन लगाया और मौसी को फोन लगाते ही प्रवीण जी ने कहा कि मौसी जी, आप जरा मेरे घर जाके देखेंगे, मेरी बिटिया जो है आज को फोन नहीं पकड़ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। मौसी जी तुरंत जो है प्रवीण जी को ये बताती है कि उनकी बेटी जो है बहुत ही बीमार है, इतना बीमार है कि उनकी बेटी को जो है पास के अस्पताल में जो है भर्ती कर लिया गया है चिकित्सा करने के लिए। यह सुन के प्रवीण जी बहुत ही विचलित हो उठे और बहुत ही चिंता में पड़ गए कि इस दुर्घटना के टाइम में प्रवीण जी अपने बेटी से इतना दूर है और गांव के घर में जो है बूढ़ी मम्मी के सिवा कोई नहीं है, तो इस खराब समय में जो है मेरी बेटी को कौन सपोर्ट करेगा, मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। यह सोचते सोचते प्रवीण जी ने इस बात को अपने दोस्त के साथ शेयर किया और प्रवीण जी ने अपने दोस्त से कहा कि तुम भी मेरे साथ मेरे गांव चलो, मेरी बेटी बहुत बीमार है। फिर दोनों ने ये डिसीजन लेते हुए अपने कंपनी में छुट्टी लेने की बात अपने बॉस से की और उनसे कहा कि
सर, हम दोनों को मेरे घर जाना है। मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। तो उसके बॉस ने ये बात सुन के प्रवीण जी को छुट्टी दे दी और प्रवीण जी और उसके दोस्त प्रवीण जी के गांव के घर में जाने के लिए रास्ते में निकल गए। प्रवीण जी और उसका दोस्त अंधेरी रात में जल्दबाजी करते हुए, चिंतित में रहते हुए रास्ते में निकल गए। रात हो जाने के वजह से और मौसम खराब होने के वजह से प्रवीण जी और उसके दोस्त को जो है रास्ते में कोई भी यातायात का साधन नहीं मिला, कोई भी गाड़ी उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने पैदल ही यात्रा को तय किया। पैदल चलते चलते उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है नाव के मदद से नदी को पार करके जो है अपने गांव में पहुंचेंगे। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे नदी के तरफ, मौसम बहुत खराब होने लगा। जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी और हवा का झोंका इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था कि वो दोनों को जो है हवा का झोंका पकड़ के छिटक के फेंक देगा। ऐसी खराब हालत में उसका दोस्त जो है प्रवीण जी को कहता है, प्रवीण, इतनी खराब मौसम में हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। पता नहीं इस खराब मौसम में कोई नाव मिलेगा कि नहीं हमें, और इस खराब हालत में हमें नदी पार करके नाव में जाना भी नहीं चाहिए, कोई मुसीबत हो सकती है। तो क्यों ना हम नदी के पास ही मेरा एक दोस्त का घर है, रात को अपने दोस्त के घर में हम लोग बिता लेते हैं, सुबह होते ही जो है हम लोग तुम्हारे गांव की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके दोस्त की बात को सुन के प्रवीण जी ने ये कहा कि नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचना है, मेरी बेटी बीमार है, पता नहीं उसको कितना तकलीफ हो रहा होगा, कोई भी नहीं है मेरे घर में उसकी देखभाल करने के लिए। मुझे कुछ भी हो जाए, आज को आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, आज को मुझे घर पहुंचना ही है। प्रवीण जी के बातों को सुन के उसका दोस्त ने कहा कि तो फिर आप आगे बढ़ जाइए, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है इतनी खराब मौसम में आगे बढ़ने की। मैं अपने दोस्त के घर में रुक जाता हूँ, आप अपने गांव में निकल जाइए, सुबह होते ही मैं आपके गांव में पहुंच जाऊंगा। प्रवीण जी के दोस्त ने बगल के दूसरे रास्ते में चले गए अपने दोस्त के घर में रात बिताने के लिए, और प्रवीण जी आगे बढ़ने लगे नदी के तरफ नाव पकड़ के अपने गांव को जाने के लिए। प्रवीण जी जैसे जैसे नदी के करीब जाने लगे वैसे ही बारिश बहुत तेज होने लगी और हवा भी बहुत तेज हो गई थी, बिजलियां भी बहुत जोर जोर से कड़कने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि नदी जितना करीब आ रहा है उतना तूफान तेज होते जा रहा है। फिर भी प्रवीण जी हिम्मत लेते हुए, अपने बेटी का चिंता करते हुए, अपने बेटी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ने लगे। और चलते चलते जो है नदी आ ही गई। नदी के सामने पहुंचते ही प्रवीण जी चौंक गए, क्योंकि नदी के आसपास कोई भी नाव दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिंता में पड़ गए कि अब मैं ना गांव जा पाऊंगा और ना पीछे के रास्ते से लौट के कहीं जा पाऊंगा। प्रवीण जी चिंता में पड़ गए कि वो तो मुसीबत में फंस चुके हैं इस तूफान में, इस खराब मौसम में। आज को पता नहीं क्या होने वाला है। प्रवीण जी नदी के किनारे खड़े होके इंतजार करने लगे कि कोई नाव जो है आ जाए और वो नाव में बैठ के वो नदी को पार करके अपने गांव तक पहुंच जाए। इंतजार करते करते प्रवीण जी नदी के तरफ आशा लगा के ताकने लगे और उन्हें इतना देर इंतजार करने के बाद भी कोई नाव नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक जोर से बिजली कड़की, बिजली के चमकने के उजाले से नदी में उन्हें नजर आया एक नाव जो नदी के किनारे उनके तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहा है। नदी बहुत ही जोर से हिल रहा था क्योंकि हवा बहुत ही तेज थी और नाव भी धीरे धीरे हिलते झूलते उनके जो है आगे बढ़ रहा था। यह देख के वो चौंक गए कि अभी तो
कोई नाव नजर नहीं आ रहा था नदी में, लेकिन अचानक कहां से नदी के बीचों बीच नाव आके ठहर गया। वो सोचने लगे कि शायद अंधेरा होने की वजह से उन्हें नजर नहीं आया था, बिजली कड़कने के वजह से उसके उजाले से जो है उन्हें वो नाव नजर आया। जो भी हो, वो बहुत खुश थे कि इस खराब मौसम में जो है उन्हें एक नाव मिलने जा रहा है। लेकिन वह ये भी सोचने लगा कि अगर ये नाव मुझे मेरे गांव तक पहुंचाने के लिए मना कर देता है तो पता नहीं क्या होगा। धीरे धीरे नाव चलते चलते नदी के किनारे में आकर रुक गई। प्रवीण जी दौड़ के गए नाव चालक के पास और उन्होंने देखा कि नाव चालक एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी है जो कि पानी में लबालब भीग चुके हैं और ठंडी के मारे कपकपा रहे हैं। प्रवीण जी उस नाव चालक के करीब में जाके उन्हें बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगे, आवेदन करने लगे कि उन्हें वो नाव चालक अपने नाव में बैठा के जो है नदी को पार करा दे और उसके गांव तक पहुंचा दे। ये बात सुन के नाव चालक पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रवीण जी ने कहा कि उनकी लड़की बहुत मुसीबत में है, उनकी लड़की बहुत ही बीमार है और घर में उनकी बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं है उसकी लड़की के देखभाल के लिए, तो कुछ भी हो जाए आज को उन्हें अपने गांव में पहुंचना ही है। ये बात सुन के वो नाव चालक अचानक बोल उठा प्रवीण जी को कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी लड़की जो है स्वस्थ हो जाएगी और मैं तुम्हें आज कुछ भी हो जाए, इतना भी आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, आज को मैं तुम्हें जो है तुम्हारे गांव में पहुंचा दूंगा। जल्दी से जो है तुम मेरे नाव में आके बैठो। प्रवीण जी नाव में बैठ चुके थे और वो नाव का चालक जो है नाव को चलाने लगा। नाव जैसे ही नदी में आगे बढ़ रहा था, प्रवीण जी जो है चौंक रहे थे ये देख के कि ये बुजुर्ग आदमी इतना आंधी तूफान में भी जो है स्थिर खड़े होके नाव को चला रहा है। इतनी तेज हवा होने के बावजूद भी जो है ये बुजुर्ग आदमी नाव चालक को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, वो स्थिर खड़े होके नाव को बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा है। और ये सोचते सोचते नदी पार हो चुका था और वो अपने गांव के नदी के तट में आके पहुंचा। प्रवीण जी ये सोचने लगे कि नदी को पार करने में तो 2-3 घंटा का समय लग जाता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ देर पहले 10-15 मिनट पहले मैं तो नाव में बैठा था, 10-15 मिनट हुए ही होंगे कि मैं मेरे गांव में पहुंच चुका हूं। मेरे गांव का नदी का तट इतना जल्दी आ गया। प्रवीण जी ये सोचते सोचते चौंक रहे थे, लेकिन प्रवीण जी ये सोचने लगे कि शायद उन्होंने समय का ध्यान नहीं दिया, इस आंधी तूफान में जो है समय का पता नहीं लगा। तो फिर जो भी हो प्रवीण जी जो है नाव से उतरते हैं और बुजुर्ग आदमी को कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद कि इस मुसीबत में जो है आप मेरे साथ खड़े हुए मुझे इतना मदद किए। आज के ज़माने में अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। ये बात सुन के जो है नाव चालक कहते हैं कि तुमने कुछ अच्छे काम किए थे, तुम भी बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हें देख के ये लगता है कि तुम अपने बेटी को बहुत ही प्यार करते हो। मैं भी अपने बेटी को बहुत प्यार करता था और ये मेरा कर्तव्य था कि एक बाप को जो है अपने बेटी तक पहुंचा देना, तो मैंने अपना कर्तव्य को पालन किया है। तुम जाओ घर में जाके देखना तुम्हारी बेटी स्वस्थ हो चुकी होगी। ये बात सुन के प्रवीण जी जो है उस बुजुर्ग नाव चालक का पैरों को छू के पीछे मुड़ता है अपने गांव के तरफ, घर के तरफ जाने के लिए। तभी जो है उसे
ख्याल आता है कि उसने तो नाव चालक को नाव के सवारी के लिए पैसे ही नहीं दिए। तो वो पीछे मुड़ता है नाव चालक को पैसा देने के लिए, और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो पीछे मुड़ के देखता है कि कोई भी नाव नहीं है, ना कोई नाव चालक है। वो देख के बहुत चौंक जाता है कि अभी तो मैं पीछे मुड़ा ही था, इतनी जल्दी नाव लेके तो आगे नहीं बढ़ जाएगा। कहाँ चला गया नाव चालक, और नाव ही कहाँ चला गया। जो भी हो, ये सोचते हुए वो बहुत ही चौंक गया और डर भी गया कि ये क्या हुआ उसके साथ। जो भी हो, उसे जल्दी थी उसके घर में पहुंचने के लिए, तो वो आगे बढ़ने लगा और अपने घर तक वो पहुंच गया। घर जाते ही प्रवीण जी अपने माता जी के साथ वह उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं जिस अस्पताल में उसकी बीमार बेटी का इलाज किया जा रहा था। अस्पताल में पहुंचते ही प्रवीण जी को डॉक्टर कहते हैं कि अभी इसी वक्त जो है एक दवाई तुम्हें लेके आना है अगर तुम्हें अपने बेटी की जिंदगी को बचाना है। प्रवीण जी उस रात को चिंतित में पड़ गए कि इतनी रात को उसे ये दवाई कहाँ से मिलेगा, क्योंकि दुकान सभी बंद हो चुकी थी। तो फिर जो है प्रवीण जी फिर भी जो है दौड़ भाग करते हुए इधर उधर उस दवाई को ढूंढने लगे। वो हर एक दुकान के सामने गए कहीं वो मेडिसिन उन्हें मिल जाए, लेकिन हर एक दुकान बंद होने की वजह से उन्हें कोई भी मेडिसिन नहीं मिल रहा था। प्रवीण जी निराश होके उस दवाई को ढूंढने के लिए, उस मेडिसिन को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक ही रहे थे कि उन्होंने बाजार के एक कोने में देखा कि एक छोटा सा दवाई का दुकान खुला हुआ है। वह उस दवाई की दुकान में जाके देखते हैं कि वही बुजुर्ग आदमी जो है दवाई बेच रहा है। वो पहले देख के चौंक जाता है कि ये तो शायद वही बुजुर्ग नाव चालक है, अभी तो नाव चला रहा था, तो ये कैसे दवाई बेच रहा है मेरे गांव में। तो फिर उसने उनसे पूछा कि आप क्या नाव भी चलाते हैं? तो उन्होंने कहा, वो दवाई बेचने वाला आदमी ने कहा कि नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही होगी, मैं तो कई सालों से यहीं पे दवाई बेचता हूँ, मेरी तो दुकान यहीं पे है। तो फिर प्रवीण जी ये सोचने लगे कि ये उनका वहम है। जो भी हो, उन्हें वो दवाई नहीं मिला उस दुकान में और वो निराश होकर अस्पताल की तरफ बढ़ने लगे। तभी जो है वो दवाई देने वाला आदमी दौड़ते दौड़ते प्रवीण जी को बुलाता है। अरे सुनिए, आपकी दवाई मेरे पास है, मैंने बहुत ढूंढा, मेरे दुकान में तो ये एक ही दवाई पड़ी हुई थी, तो जल्दी से आप ये दवाई लेके जाइए और अपनी बेटी को दीजिए। तो फिर जो है प्रवीण जी उस आदमी से दवाई लेते हैं और उन्हें पैसे देने के लिए और उन्हें पैसे देते हैं। वो दवाई बेचने वाला आदमी पैसा लेने से इनकार कर देता है और एक बार फिर वो आदमी कहता है, मेरा काम ही है मुसीबत में फंसे लोगों का मदद करना, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, तुम्हारी बेटी का इलाज सही से करो। प्रवीण जी ये बात सुन के वो भागने लगते हैं अस्पताल के तरफ और अस्पताल की तरफ बढ़ते बढ़ते वो अस्पताल में पहुंच के वो दवाई डॉक्टर को देते हैं और उसकी बेटी को वो दवाई खिलाया जाता है। उसकी बेटी को वो दवाई मिलते ही 1-2 घंटे बाद उसकी बेटी जो है स्वस्थ होने लगती है। उसकी बेटी का जो है हालत इंप्रूव करने लगता है। जो भी हो, डॉक्टर ने प्रवीण जी से ये पूछा कि आपको इतनी रात में ये दवाई कहाँ से मिला? ये दवाई तो एक अलग दवाई है जो कि इस गांव में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। बाजार के कोने में एक दुकान है दवाई का। पहले जब मैं वो दवाई खरीदने के लिए गया तो वो दवाई उस दुकान में नहीं था, लेकिन थोड़ी आगे जैसे मैं बढ़ गया वो दुकानदार मुझे दौड़ते हुए ये दवाई दे के गया और मुझसे कोई पैसा भी नहीं लिया। ये बात सुन के डॉक्टर ने कहा, गांव में तो सिर्फ एक ही दवाई की दुकान है
जो कि इस अस्पताल के थोड़ी ही दूर में बढ़ के हैं। बाजार में तो कोई भी दवाई की दुकान है ही नहीं। आपको कहाँ से ये दुकान मिल गया दवाई का? ये सुन के प्रवीण जी एक बार फिर चौंक गए और सुबह होते ही जो है वो उसी जगह में पहुंच गए उस दवा का दुकान को ढूंढने के लिए। वो जाके चौंक गए क्योंकि वहां पे उस बाजार के कोने में उन्हें कोई भी दवाई की दुकान नहीं मिली, बल्कि वो जगह एक खाली जगह था। अभी तक प्रवीण जी को समझ में आ चुका था कि उनकी मदद कोई इंसान नहीं, कोई अच्छी आत्मा ने की है। कोई अच्छा भूत ने उन्हें मुसीबत के वक्त उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें हिम्मत दिया और उन्हें मदद भी किया। ये कहानी को सुन के आप सभी को ये पता ही लगा कि कभी कभार सभी चीज नेगेटिव नहीं होता, कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती है। भूत आत्मा हर वक्त जो है हमें जो है क्षति पहुंचाएगी या फिर हमारे ऊपर आक्रमण करेगी, ऐसा नहीं होता। कभी कभार अच्छी आत्माएं हमें मदद भी करती है, हमें मुसीबत से बचाती भी है। इसी तरह से ये कहानी अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही कई कहानियों को सुनते रहिए मेरे इस चैनल में और सब्सक्राइब करना